कभी कभी इंसान रिश्तों में उलझकर बहुत कुछ गलत कर बैठता है, तो कभी इंसान अपने ही रिश्तों से बचने के लिए गलत कदम उठा लेता है। भले ही ये छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं, लेकिन यही बातें सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। और कुछ ऐसा ही मेरे घर में भी हुआ। मेरी ये छोटी सी कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए आखिर तक इसे जरूर सुनिएगा। मेरी नानी शायद दुनिया की पहली औरत थी जो हर रात मेरे पापा को अपने कमरे में सुलाया करती थी। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था यही देखा था, इसलिए मैं इस बात की आदी हो गई थी। मेरे पापा हर रात मेरी मम्मी के साथ नहीं बल्कि मेरी नानी के साथ उनके कमरे में गुजारते थे। और ये बात कम उम्र की वजह से मुझे अजीब नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने होश संभाला तो मुझे एहसास हुआ कि ये बात नॉर्मल नहीं है। मेरे पापा बहुत ही जवान और खूबसूरत नजर आते थे। उन्हें देखकर किसी फिल्मी हीरो का एहसास होता। 40 साल की उम्र में भी वो किसी भी लड़की का दिल जीत सकते थे, लेकिन दरअसल उन्हें एक ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से हम सब घरवाले ही बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और नानी को उन्हें अपने साथ अपने कमरे में सुलाना पड़ता था। अगर नानी ऐसा न करती और पापा मम्मी के कमरे में सोने के लिए जाते तो आधी रात को एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करती थी। और उसी मुसीबत से बचने के लिए नानी खुद पापा को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाया करती और अपने साथ सोने पर मजबूर करती थी। लेकिन पापा के नानी के साथ रात गुजारने के पीछे जो राज था, जब वो खुलकर मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। मेरे पापा तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी ही सास के साथ, मेरे पापा का नाम दामोदर था, उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान थे। मैंने कभी अपने पापा को ऊंची आवाज में बात करते ना देखा था। वो तो मम्मी से भी बहुत धीमे अंदाज में और नरम मिजाज से बात किया करते थे। पापा हमेशा से ही सबकी मदद करते थे और इसीलिए खानदान में भी पापा की बहुत इज्जत थी। हर कोई पापा की बात को बहुत अहमियत देता था। हमारे घर में भी किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और मेरे माँ बाप दोनों ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत अजीबो गरीब था, खासकर मेरे माँ बाप का आपस का संबंध। मेरी समझ से तो बाहर था। मेरी माँ अक्सर रसोई घर में खड़ी अकेली रोती दिखाई देती थी। उनकी शक्ल देखकर ऐसा महसूस होता जैसे वो बहुत तकलीफ में हो और कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हो। मम्मी के बालों में भी चांदी उतर गई थी। शायद हालात ने वक्त से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। पापा को पड़ने वाले दौरों ने मम्मी को दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। वो हर वक्त खोई खोई और गुमसुम नजर आया करती थी। मैं अक्सर अपनी मम्मी के गले लग जाती और उन्हें दिलासा देती कि पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट न आती और वो बहुत धीमे अंदाज में कहती कि अब कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पापा कभी मुझे मेरा हक नहीं दे सकेंगे। मुझे मम्मी की परेशानी का एहसास था, इसलिए मैं उनको मोहब्बत से समझाने की कोशिश करती और वो खामोशी से मुझे सुनती रहती। दूसरी तरफ मेरी नानी थी, जिन्हें मेरी माँ की उतरी हुई शक्ल और परेशान हालत दिखाई ही नहीं देती थी। उन्हें तो हर वक्त अपने दामाद की फिक्र सताती थी कि पापा को वक्त पर खाना और दवा मिल जाए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। पापा का सोना जागना, उठना बैठना, नानी को हर छोटी से छोटी बात की फिक्र थी। लेकिन मम्मी का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं था, जबकि मम्मी उनकी सगी बेटी थी। एक तरफ मेरे पापा थे जो माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मम्मी की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखना और मम्मी की हर ख्वाहिश को पूरा करना पापा पर फर्ज था। लेकिन मैंने मम्मी को कभी पापा के साथ प्यार से बातें करते तक न देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी झगड़ते हुए भी नहीं देखा था, और ना ही मम्मी और पापा का मिजाज झगड़ने वाला था। ना ही वो दोनों दिन की रोशनी में एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते थे, और ना ही रात के अंधेरे में एक साथ वक्त गुजारते थे। बल्कि जैसे ही पापा रात को मम्मी के कमरे में जाते तो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता और मम्मी घबराकर चीखने लगती। यहाँ तक कि नानी आकर पापा को अपने कमरे में ले जाती और फिर कितनी ही रातें वो पापा को दोबारा माँ के कमरे का रुख न करने देती। आज रात फिर 2 बजते ही मम्मी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि एक दफा फिर पापा को मिर्गी का दौरा पड़ चुका है और मम्मी परेशानी की हालत में चीख रही है। मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंची तो पापा को झटके लग रहे थे और मुंह से झाग निकल रहा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि पापा को दौरा पड़ा है। पापा जब सोने के लिए मम्मी के कमरे में गए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक पापा को इतना खतरनाक दौरा कैसे पड़ गया था। हमेशा की तरह इस रात भी यह बात मुझे समझ नहीं आई थी।
जब मैं मम्मी के कमरे में पहुंची तो नानी वहां पहले से ही मौजूद थी और पापा दौरे की हालत में बेहोश पड़े थे। मम्मी और नानी ने मिलकर बहुत मुश्किल से पापा को संभाला था और मैं दूर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। ये उस महीने में पड़ने वाला तीसरा दौरा था जिसने नींद खराब कर दी थी। नानी मेरे पापा को बहुत मुश्किल से मेरे साथ मिलकर अपने कमरे में ले गई थी और मम्मी सर पकड़कर अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि मम्मी पापा के पीछे जाने की बजाय अकेले कमरे में क्यों रुक जाया करती थी। अक्सर मैंने तन्हाई में अपनी मम्मी को आंसू बहाते देखा था और इसी बात को लेकर मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करता था। मेरी नानी मेरे बेहोश पापा को अपने कमरे में क्यों ले जाती थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वो चाहती तो पापा को माँ के बिस्तर पर भी तो छोड़ सकती थी। पापा बेहोशी की हालत में मम्मी के कमरे में भी तो रह सकते थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नानी ने बेहोश पापा को माँ के साथ छोड़ा हुआ हो। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब सी बात थी जो कभी सुलझ कर ही नहीं देती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे दिमाग में ऐसे सवालों की गिनती बढ़ती ही चली जा रही थी। कोई तो बात ऐसी थी जो मेरे दिल में नहीं थी। पापा के दौरे भी मुझे बहुत ही गैर मामूली लगते थे। पापा के मुंह से निकलता झाग और उनकी बेहोशी एक रहस्य बनी हुई थी। आने वाली 2 रातें नानी के कमरे में गुजारी थी। वो पूरी तरह बेहोश थे और जब उन्हें होश आया तो पिछली रातों की कोई बात उन्हें याद ही नहीं थी। और हर बार ऐसा ही होता था कि वो होश में आने के बाद पूछा करते थे कि वो नानी के कमरे में कैसे आए हैं और उन्हें क्या हुआ था, और फिर नानी उन्हें बताती कि उन्हें किस तरह दौरा पड़ा था। इस दफा भी पापा ने 15 दिन नानी के कमरे में ही गुजार दिए थे और उन 15 रातों में पापा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी थी, ना ही उन्हें कोई दौरा पड़ा था, बल्कि वो तो पूरी तरह सेहतमंद नजर आते थे। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे उन्हें मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी है। हैरत की बात ये भी थी कि पापा जितनी रातें नानी के कमरे में गुजारते नानी बहुत तो खुश दिखाई देती और उनके चेहरे पर जवानी के आसार नजर आते। नानी हर सुबह बिल्कुल फ्रेश होती और भाग भाग कर पापा के लिए नाश्ता तैयार करती। मम्मी को देर तक सोने की आदत थी और नानी कभी मम्मी को खुद से नहीं जगाया करती थी। मैं 13 साल की हो चुकी थी और जब से मैंने होश संभाला था मैं यही सब कुछ देख रही थी। इस बार भी पापा ने 15 रातें नानी के कमरे में गुजारी थी और 16वीं रात नानी के रोकने के बावजूद भी पापा सोने के लिए मम्मी के कमरे में चले गए और आधी रात होते ही मम्मी की चीखों की आवाज रात के सन्नाटे को चीरने लगी। मैं जान गई थी कि पापा को आज की रात फिर दौरा पड़ा है। सच कहूं तो मुझे पापा पर ही गुस्सा आता था, जो ये जानने के बावजूद भी कि मम्मी के साथ रात गुजारने पर उन्हें रात को दौरा पड़ता है फिर उनके कमरे में पहुंच जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा परेशान करती है और इसी वजह से पापा की तबीयत खराब होती है। लेकिन फिर मैं जब भी तन्हाई में मम्मी को उदास और गमगीन देखती तो मुझे अपने आप पर अफसोस होता कि मेरी मम्मी भी तो कितनी ज्यादा परेशान है और मैं अपनी माँ पर ही शक कर रही हूँ। पापा के ये दौरे अब मुझे बहुत ज्यादा शक में डाल रहे थे, क्योंकि उनके दौरे का संबंध सिर्फ और सिर्फ मम्मी के कमरे से ही था। और मेरी नानी भी दिन ब दिन जवान हो रही थी। उनके अंदाज भी कुछ अलग ही थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि नाना जी का स्वर्गवास हो चुका है और वो 17 साल की विधवा औरत है। जब पापा के दौरों का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और मैं 15 साल की उम्र को पहुंच गई तो मैंने सोच लिया कि अब मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। आखिर पापा को सिर्फ मम्मी के कमरे में रात गुजारने पर ही दौरे क्यों पड़ते हैं, और वो भी ऐसे कि पापा 2 दिन तक होश में ही नहीं रहते, और नानी क्यों पापा को अपने कमरे में ले जाया करती है। इसी सच से पर्दा उठाने के लिए एक रात मैंने नानी को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ बातों में लगा लिया। मैंने जानबूझकर ऐसा जाहिर किया जैसे मुझे डर लग रहा हो। मैं जानती थी नानी को कुछ ही देर में नींद आ जाएगी, और सच में मुझसे बातें करते करते जब नानी थोड़ी ही देर में नींद में गुम हो गई तो मैंने जल्दी से नानी के कमरे में जाकर नानी के कपड़े पहन लिए और अंधेरा करके नानी की जगह उनके बिस्तर पर लेट गई। पापा इस वक्त घर से बाहर थे। वो रात को आमतौर पर देर से ही घर लौटा करते थे। वो कहाँ जाते थे और इतनी रात गए क्यों आते थे मुझे नहीं मालूम था। नानी की जगह लेटे मुझे कुछ देरी गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। यकीनन रात के इस पहर पापा ही थे जो नानी के कमरे में सोने के लिए आए थे। और फिर कुछ ही देर बाद जो कुछ नानी समझकर पापा ने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सीमा है। मैं एक छोटे से घर में अपने माँ बाप और नानी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी एक अनपढ़ औरत है, जबकि मेरे पापा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी पर हैं। जब तक मुझे होश नहीं था उस वक्त तक मेरी जिंदगी बहुत सुकून में थी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला घर का माहौल मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। मैं 10 साल की थी जिस वक्त मुझे पहली दफा पापा को पड़ने वाले दौरे का पता चला था,
और ये जानकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पापा को रात को दौरे पड़ते हैं। मैं जब भी कभी अपने पापा को नानी के साथ उनके कमरे में सोता देखती तो भी हैरान होती कि मेरे पापा मम्मी को छोड़कर नानी के कमरे में क्यों सो रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात मुझे समझ आने लगी, पापा ऐसा क्यों करते हैं। जिस रात पापा मम्मी के कमरे का रुख करते उस रात उनको हर हाल में दौरा पड़ा करता था, और उन्हीं दौरों से बचने के लिए पापा नानी के कमरे में सोने लगे थे, क्योंकि घर में और कमरे मौजूद नहीं थे। मेरी नानी मेरे बचपन से ही हमारे साथ रहती थी और मैंने उन्हें हमेशा अपने घर के सदस्य के रूप में ही देखा था। मुझे अपने पापा के घर वालों का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी नानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। पापा नानी की बहुत इज्जत करते थे और मैंने कभी नहीं देखा था कि पापा को नानी के होने से कोई मसला हुआ हो, बल्कि पापा तो खुद उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे। लेकिन मम्मी का रवैया नानी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। मम्मी तो नानी से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि दोनों सगी माँ बेटी हैं। कभी कभी मैं मम्मी से पूछती कि पापा को ये दौरे कब से पड़ना शुरू हुए हैं और मम्मी उनका जमकर इलाज क्यों नहीं करवाती, तो मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखें नम हो जाती और वो कहती कि बेटी तेरी नानी के यहाँ आने के बाद से ही तेरे पापा की ऐसी हालत हुई है, पता नहीं तेरे पापा को क्या हो गया है। मम्मी ने ही मुझे बताया था कि नानी पहले गांव में रहा करती थी और फिर जब मेरी दादी का निधन हुआ तो निधन वाले दिन नानी गांव से यहाँ आई थी और फिर पापा ने उन्हें जबरदस्ती यही रोक लिया था कि आप यहाँ से ना जाएं वरना हम लोग तनहा हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी मम्मी का साया भी हमारे सर पर ना रहा। और उस दिन से आज तक नानी हमारे साथ ही थी। मम्मी ने बताया था कि पापा को पहला दौरा भी उसी रात पड़ा था जिस रात नानी यहाँ रुकी थी, और उस रात से आज तक नानी ही पापा को संभालती आ रही है। जब मम्मी ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे अच्छे खासे पापा को नानी के आने के बाद से ही दौरे कैसे पड़ने लगे थे। और फिर जब सच जानने के लिए मैं नानी की जगह उनके कमरे में सोई तो पापा ने आधी रात को जो कुछ किया वो होश उड़ा देने वाला था। मैंने बाकी की रात सांस रोककर ऐसे ही पापा के रहमो करम पर गुजार दी थी। और रात के अंधेरे में पापा को इस बात का एहसास नहीं हो सका था कि रात को कमरे में नानी नहीं बल्कि उनकी जगह मैं थी। सुबह जब पापा टहलने के लिए निकले तो मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आई जहां नानी गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने नानी को झिंझोड़ कर उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और मुझे देखकर कहने लगी कि मैं रात को अगर यही सो गई थी तो मुझे उठा देना चाहिए था ना, मेरा अपने कमरे में जाकर सोना बहुत जरूरी था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि नानी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नानी को ये बता सकती कि रात उनकी जगह मैं पापा के साथ गुजार कर आई हूँ और तकरीबन सारा सच जान चुकी हूँ। बस कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनका मुझे अभी तक ज्ञान नहीं था, और अगर वो बातें मुझे पता चल जाती तो कड़ियों से कड़ियां मिलकर सारी सच्चाई खुद ब खुद मेरे सामने जाहिर हो जाती। फिर भी बहुत कुछ तो मैं जान ही चुकी थी, और फिर पूरा सच जानने के लिए मैंने पापा की डायरी का सहारा लिया, क्योंकि पापा को हमेशा से डायरी लिखने की आदत थी। और यही सोचकर अगले दिन मैंने मम्मी के कमरे के सामान की तलाशी लेना शुरू की और अलमारी में से मुझे पापा की कई पुरानी डायरी मिल गई। मम्मी को तो पढ़ना आता नहीं था, इसलिए कभी मम्मी ने उन्हें खोलकर भी नहीं देखा था, मगर उनको पढ़कर सब कुछ खुलकर साफ हो गया था। पापा को मिर्गी के दौरे क्यों पड़ने लगे थे, ये बात जानकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी सिर्फ 17 साल की थी जब उनकी और पापा की शादी हुई थी। पापा के घर में एक कुंवारी बहन यानी मेरी बुआ और दादी मौजूद थे। मेरी बुआ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उनकी हरकतें कुछ कुछ पागलों जैसी थी। कभी कभी उन्हें दौरे पड़ा करते थे, और जब मम्मी पापा की शादी के बाद बुआ को दौरे पड़ने लगे तो मम्मी ने पापा का जीना हराम कर दिया कि वो बुआ को किसी पागल खाने में जमा करवा दे। पापा अपनी इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और ये बात उनकी समझ से बाहर थी कि अचानक ही बुआ के दौरों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। पापा की शादी से पहले बुआ को 6 महीने बाद एक दौरा पड़ता था, तो अब हर महीने 6 दौरे पड़ने लगे थे, और इसी बात ने पापा को बहुत परेशान कर दिया था। आखिरकार पापा ने मम्मी के दबाव में आकर अपनी इकलौती बहन को पागल खाने में जमा करवा दिया। पापा के इस काम से दादी को बहुत तकलीफ पहुंची थी, क्योंकि दादी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन बहू के आगे उनकी एक न चल सकी थी, और पापा भी पूरी तरह खामोश हो गए थे। लेकिन बात यही खत्म ना हुई थी, बल्कि बुआ के जाने के बाद अब मम्मी का हर छोटी से छोटी बात पर दादी से झगड़ा होने लगा था। यहाँ तक कि मम्मी दादी को हर बात पर धमकी देती कि वो उनके बेटे को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। दादी अपने बेटे का बसा बसाया घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी जबान को ताला लगाया और मम्मी की गलत हरकतों को भी नजरअंदाज करने लगी। जिंदगी के आखिरी दिनों में दादी बहुत बीमार हो गई
लेकिन उसके बावजूद भी मम्मी ने उन पर कोई ध्यान न दिया, बल्कि इस इंतजार में रही कि कब दादी इस दुनिया से विदा हो जाए। पापा नौकरी से आकर खुद ही अपनी मम्मी की देखभाल करते और उनका ख्याल रखते। और फिर वो दिन आ गया जब दादी हमेशा के लिए पापा को छोड़कर चली गई और पापा का दिल गम से निढाल हो गया। लेकिन जाते जाते दादी ऐसा राज खोल गई कि पापा के दिल से मम्मी के लिए मोहब्बत खत्म हो गई। अपने आखिरी वक्त में दादी को पूरी तरह से होश नहीं था और जो कुछ उनकी जुबान पर आया वो कहती ही चली गई। और पापा को वो सच पता चला जिसको जानकर उनके ऊपर आसमान गिर पड़ा। बुआ को महीने में 6 दौरे इसलिए पड़ने लगे थे क्योंकि मम्मी ने उनकी दवाइयां बंद कर दी थी और इसी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। यहाँ तक कि मम्मी ने दादी की दवाई और उनका खाना पीना भी बंद किया हुआ था। दादी अपने आखिरी वक्त में बेटे से अपने दिल का बोझ हल्का कर गई, लेकिन पापा के जमीर पर ऐसा बोझ आया कि उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। मम्मी एक अनपढ़ औरत थी और उन्हें रिश्तों को निभाना भी नहीं आता था। वो लोगों की बातों में आ जाया करती थी और उन्हीं बातों में आकर उन्होंने अपना खूबसूरत सा घर अपने झगड़ों से तबाह कर दिया था। और इसी बात ने पापा को इतना दुख पहुंचाया था कि उन्होंने अपनी माँ के निधन के दिन नानी को ये सोचकर घर पर ही ठहरा लिया कि शायद वही मम्मी को कुछ अच्छी बातें सिखा दे। लेकिन दादी के निधन की पहली रात जब पापा अपने दोस्तों से फ्री होकर घर लौटे तो उन्होंने नानी और मम्मी की ऐसी बातें सुनी कि उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। मम्मी ने जो कुछ किया था वो सब नानी के इशारे पर किया था। मेरी नानी और दादी एक दूसरे को बचपन से जानती थी और मेरी नानी ने न जाने किस बात का बदला दादी से इस तरह निकाला था कि मम्मी के जरिए उनकी इकलौती बेटी को पागल खाने भिजवा दिया था और उन्हें मौत के मुंह में मम्मी नानी के हाथों का खिलौना बनती चली गई थी। और देखते ही देखते पापा का हर रिश्ता उजड़ गया था। इस रात पापा के दिल में नानी और मम्मी के लिए ऐसी नफरत पैदा हुई कि पापा ने सोच लिया कि अब वो कभी मम्मी के साथ कोई संबंध रखेंगे और ना ही मम्मी को चैन से जीने देंगे। उसी वक्त से पापा ने दवाओं के जरिए मिर्गी के दौरों का सहारा लिया और मम्मी से अपने पति होने का हक छीन लिया। लेकिन फिर पापा जब भी बेहोश होते तो नानी उन्हें जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाती, क्योंकि नानी को लगता था कि पापा पर कोई बुरी आत्मा का साया हो गया है जो उन्हें मम्मी के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने नहीं देता। इसीलिए वो पापा को मम्मी के कमरे में जाने से रोकती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इकलौती बेटी भी इस साए की लपेट में ना आ जाए। नानी गांव वाली थी और उन्हें ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा यकीन था। उस रात जब मैं नानी के कपड़े पहनकर उनके कमरे में लेटी और थोड़ी देर बाद पापा बाहर से वापस आए तो आते ही मुझे नानी समझकर मेरे कदमों में बैठ गए और कहने लगे, आपकी सारी गंदी चालें मुझ पर पूरी तरह खुली हुई है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बहन जो पागल खाने पहुंच गई है वो आपकी वजह से वहां पहुंची है। लेकिन अब वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है और वापस यहीं इसी घर में आएगी। और अगर तब भी आपने और आपकी बेटी ने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं हमेशा के लिए आप दोनों को इस घर से बाहर कर दूंगा और फिर मुझे आपकी बेटी को खुद से दूर करने के लिए मिर्गी के दौरों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। उस रात पापा की बातों से बहुत कुछ मुझे समझ तो आ गया था, लेकिन बाकी की हकीकत पापा की डायरी ने समझा दी थी। सब जानने के बावजूद भी मैं खामोश ही रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मम्मी ने खुद अपनी नादानी से हमारे घर का सुकून तबाह किया है। वो पापा की मोहब्बत और उनके साथ वक्त गुजारने के लिए हर वक्त आंसू बहाया करती थी। और फिर कुछ महीनों बाद जब बुआ ठीक होकर वापस आई तो मम्मी ने उनके पांव पकड़कर माफी मांग ली, क्योंकि मम्मी को लगता था कि पापा को पड़ने वाले मिर्गी के दौरे मम्मी के कर्मों का नतीजा है। मम्मी के माफी मांगते ही बुआ जी ने भी उन्हें माफ कर दिया। मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि उस दिन के बाद से पापा को कभी दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था। मेरी मम्मी ने अपनी नादानी से अपनी जिंदगी के कई खूबसूरत सालों को बर्बाद कर दिया था। और जब पापा को दौरे पड़ने खत्म हुए तो मम्मी ने खुद नानी को वापस ये कहकर गांव भेज दिया कि अब मुझे आपके गलत मशवरों की जरूरत नहीं है। मम्मी समझ गई थी कि नानी सिवाय उनकी जिंदगी बर्बाद करने के और कुछ नहीं कर सकती। हर शादीशुदा औरत को चाहिए कि वो वफा के जरिए अपने घर को जोड़ कर रखे और किसी की बातों में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद न करे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।